स्टूडियो से बराह रास्त 8:36 हुआ चाहते हैं। हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम में अहम तरीन मौज़ूआत, कौमी बैनुल-अक़वामी सतह की कुछ बड़ी खबरें और मकामी सतह पर क्या हलचल है, सियासी मैदान में सिक्योरिटी या सलामती सूरत हाल से मुतल्लिक कुछ अहम तरीन खबरें, हुकूमत के फैसले, अवाम के तासुरात या दीगर कुछ ऐसे फैसले जिनकी मुतल्लिक जानकारी या आगाही फराहम करना बेहद ज़रूरी रहता है, इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। तो आज भी नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, पीर का दिन है और नवंबर की आज 13 तारीख है। साल 2023 के सेकेंड लास्ट महीने में हम आज 13वीं तारीख में चले गए हैं। प्रोग्राम सलाम जेके में हम गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगे चलकर आपको वाकिफ कराएंगे। जम्मू कश्मीर के कुछ अहम तरीन मौज़ूआत हैं, लद्दाख से खबर है, जम्मू से खबर है और इसके अलावा मुल्क के बाकी हिस्सों में क्या हलचल है। दो अहम और बड़ी खबरें दो अलग अलग रियासतों से आ रही हैं, वो इसी प्रोग्राम में आगे चलकर आपके सामने रखेंगे। सेहत से मुतल्लिक कुछ मामलात हैं, कुछ आदाद शुमार हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं। इस प्रोग्राम में सारी डिटेल्स अगले 1 घंटे में हमारा और आपका सफर रहेगा। तकरीबन 9:30 बजे तक आपके साथ हम रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली पूरे मुल्क के अंदर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। आज गोवर्धन पूजा है, तो इस सिलसिले में भी तकरीबात का अहतमाम और पूजा पाठ, ये सारा सिलसिला आज भी चलेगा। तो इस मुतल्लिक भी जो अहम तरीन प्रोग्राम है वो 9:30 बजे के बाद गुलिस्तान न्यूज़ पर आप देखेंगे। लेकिन तब तक आप हमारे साथ रहेंगे। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बिलखुसूस फेसबुक पर आप लाइव नशरियात देखेंगे, साथ साथ अपनी आरा का इजहार भी करते रहिए। तो प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ेंगे और एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर श्रीनगर से हमें इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। श्रीनगर स्टूडियो से हमारा वो साथ देंगे अगले 1 घंटे तक। लेकिन उससे पहले चूंकि प्रोग्राम तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें शुरू करना है, आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे। आज 13 तारीख हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इस पर बात करना ज़रूरी है। तारीख के आईने में अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक कुछ अहम तरीन वाक़यात है। तो शुरुआत 2008 से, आज ही के दिन नवंबर की 13 तारीख को आसाम गण परिषद ने कौमी जमहूरी इत्तेहाद में आज ही के दिन शमूलियत इख्तियार की और मुल्क के अंदर एक नई सिरे से अपनी सियासी तौर जो लड़ाई का आगाज़ किया गया था उसको नए सिरे से शुरू करने का ऐलान 2008 में आज के दिन हुआ। 1997 में सलामती काउंसिल ने इराक में सफरी पाबंदी आज के दिन आयद कर दी। जब इंतहाई हालात कशीदा हो रहे थे या ख़राब हो रहे थे तो उस वक्त कोई सफ़र ना करे, इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लगाई। इसके अलावा 1975 में आलमी इदारा सेहत ने एशिया को चेचक से पाक करार दिया था। इस बीमारी से जनूबी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक को आज के दिन निजात मिली थी। साल 1968 में जुल्फ़कार अली भुट्टो को पाकिस्तान में आज ही के दिन गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने पर्टिकुलरली जो लड़ाई थी वो आज से शुरू कर दी थी। साल 1950 था, तारीख 13 नवंबर की थी। तिब्बत ने चीनी हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से आज के दिन अपील की। चीन और तिब्बत आज के दिन, ये आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जब मामला गया तो दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो ख़राब होना शुरू हुए। आज के ही दिन 1918 में जमहूरिया ऑस्ट्रिया का क़याम अमल में आया, यानी जो ऑस्ट्रिया एक छोटा सा मुल्क है वो आज के दिन बना। भगवान दास का इंतकाल आज ही के दिन 1589 में लाहौर में हुआ। उनकी अदबी खिदमात को पूरे मुल्क के अंदर याद किया जाता रहा है, सरहद के उस तरफ भी और इस तरफ भी आज के दिन वो चल बसे। और साल 1968 में जुल्फ़कार अली भुट्टो को पाकिस्तान के अंदर जो शुरुआत में हमने बताया कि गिरफ्तार किया गया, आज के दिन उनके खिलाफ एक नई लड़ाई की शुरुआत हुई थी। तो ये सारे वाक़यात जो हैं वो अंग्रेज़ी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 1968 में आज के दिन शुरुआत हुई। और 13 नवंबर को कौन से इवेंट्स थे या फिर वाक़यात थे वो हिंदुस्तान और आलमी तारीख से आपके सामने रख दिए हैं। अब प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इस प्रोग्राम की शुरुआत जो आज जम्मू कश्मीर की खबरों से करेंगे। सबसे पहले बात मौसम की होगी, लेकिन श्रीनगर स्टूडियो चलते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। ओवर टू यू इशफाक। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन आपका भी। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि जो लोग श्रीनगर आना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे पर आना चाहते हैं पूरे मुल्क से, तो उनके लिए हम ज़रा बताते चले कि वेदर एडवाइजरी क्या कुछ दे दी गई है और महकमे मौसमियात की पेशन गोई क्या कुछ है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आइंदा दिनों में यानी 21 नवंबर तक मौसम का मिजाज कदरे बेहतर रह सकता है।
आसमान पर कई मकामात पर बादल भी दिखेंगे, ताहम बादल इस बार 21 नवंबर तक नहीं बरसेंगे। महकमे मौसमियात की पेशनगोई सामने आई है। ताहम इस बीच सर्दी की शदीद लहर श्रीनगर समेत मुतअद्दिद इलाकों के अंदर देखने को मिल रही है और यह शिद्दत की सर्दी की लहर जो है वो लगातार 21 नवंबर तक रहेगी और इस सिलसिले में बालाई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान भी है। उसी तरीके की बर्फबारी जो गुज़श्ता दिनों देखने को मिली, जिसके बाद शहर श्रीनगर के मज़ाफ़ात के इलाकों के अंदर सर्दी की शिद्दत भी देखने को मिल रही है। वहीं पर शहर श्रीनगर के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है। ताहम महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक बालाई इलाके जिनमें अफरवट की पहाड़ियां हैं, गुलमर्ग की पहाड़ियां हैं, पहलगाम की पहाड़ियां हैं और इसके साथ साथ जोजना टनल, साधना और आसपास के इलाके हैं, वहां पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बूंदाबांदी भी हो सकती है और हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इस बीच शहर श्रीनगर के अंदर मौसम का मिजाज 21 नवंबर तक बेहतर रहेगा। रात का दर्जे हरारत जहां मनफी अभी नहीं जा रहा है, ताहम आहिस्ता आहिस्ता करके कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से गर्म मलबूसात यानी गर्म कपड़े पहनने का सिलसिला और रिवाज एक बार फिर श्रीनगर के अंदर शुरू हो गया है। सर्दी की शिद्दत इस तरह बढ़ गई है कि कांगड़ी के साथ साथ दीगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का भी गर्मी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और शहर श्रीनगर समेत मुतअद्दिद शहर और देहात के अंदर इस तरीके का मौसम फिलहाल 21 नवंबर तक देखने को मिल सकता है। तो बड़ी खबर महकमे मौसमियात की तरफ से कि 21 नवंबर तक मौसम में किसी तरीके की कोई तब्दीली नहीं होगी। कौमी शाहराहों पर गाड़ियों की आवाजाही भी जारी रहेगी, ताहम बालाई इलाकों से हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होने की इम्कान है और यही वजह है कि गुलमर्ग ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट बना हुआ है। जितने भी सयाह श्रीनगर के लिए इस वक्त रख्ती सफर बांध रहे हैं वो सीधे गुलमर्ग जा रहे हैं, क्योंकि हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी खिलनमर्ग और आसपास के इलाकों के अंदर वहां पर साफ दिख रही है, जिसका नजारा देखने के लिए सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद गुलमर्ग जा रही है। इस बीच लद्दाख जो सर्द तरीन इलाका द्रास और आसपास का इलाका है, वहां पर भी हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी पहाड़ों पर जो है वो दिख रही है, जिसकी वजह से लद्दाख का सफर करने वाले लोग जरूर गुलमर्ग के बाद द्रास की ओर भी जाना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल कौमी शाहराह अगरचे गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दी गई है, ताहम अगर हल्की सी भी बर्फबारी होती है तो इशारा पर फिसलन की वजह से गाड़ियों को रोका जाता है। तो फिलहाल 21 तारीख तक गाड़ियों की आवाजाही भी चलती रहेगी, मौसम का मिजाज थोड़ा सा बेहतर भी रहेगा, बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता करके हर दिन के साथ इजाफा हो रहा है शहर श्रीनगर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात चलिए जनाब, ये तो थी खबर श्रीनगर के मौसम के मिजाज की, लेकिन बढ़ते हैं आगे। जरा बात पाकिस्तान की आपको बताते हैं और पाकिस्तान के अंदर नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों मारे जाने वाले लोगों की फहरिस्त लंबी हो रही है और इनमें वो अफराद भी शामिल है जो या तो वांटेड लिस्ट के अंदर है या इंतहाई मतलूब लिस्ट के साथ साथ अलहदगी पसंद या इंतहा पसंद शोरी ज़दा तंजीमों के साथ उनके वाबस्ते। और इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो मौलाना रहीमुल्लाह तारिक के हवाले से सामने आ रही है। रहीमुल्लाह तारिक को रात देर गए मार दिया गया है नामालूम मुसल्लह अफराद की तरफ से और यह बताया जा रहा है कि मौलाना रहीमुल्लाह तारिक जो है उसे नामालूम मुसल्लह अफराद ने कराची के अंदर उस वक्त गोली मार दी जब वो एक मजहबी तकरीब के लिए जा रहे थे। और याद रखिएगा यह भी बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी के दौरान जहां नजदीक से उन्हें गोली मार दी गई है उसके फौरन बाद पुलिस भी हरकत में आई, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि नामालूम मुसल्लह अफराद की तरफ से गोली चलाई गई है, जिसके नतीजे में मौलाना मसूद अजहर के करीबी दस्तराज रहीमुल्लाह तारिक मार दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जो पाकिस्तान के इलाके से सामने आ रही है और पाकिस्तान के कराची इलाके से सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि मौलाना रहीमुल्लाह तारिक जो है वो नामालूम मुसल्लह अफराद की गोलियों का शिकार बन चुके हैं और उन्हें रात देर गए उस वक्त गोली मार दी गई है जब वो एक मजहबी तकरीब के लिए जा रहे थे। बावसूख जराया और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मौलाना रहीमुल्लाह तारिक जो थे ये एक मजहबी पेशवा थे, लेकिन सुराग रसा इदारों और दीगर खुफिया इदारों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद तंजीम के साथ इनकी वाबस्तगी रही है और मौलाना मसूद अजहर के काफी करीबी दस्तराजों में इन्हें माना जा रहा था। और कल रात देर गए कराची के अंदर नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन्हें गोली मार दी है। मौलाना रहीमुल्लाह तारिक
इनका नाम बताया गया है जिन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। अब याद रखिएगा, गुज़श्ता 1 महीने के दौरान 1.5 दर्जन से ज्यादा वारदातें हुई हैं, जिनमें लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन या वो इंतहाई मतलूब मिलिटेंट कमांडर्स जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के अंदर और मुल्क की दुनिया की मुख्तलिफ खित्तों के अंदर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां चला रहे थे, उन्हें टारगेट किलिंग के तहत मार दिया जा रहा है। और ये रात देर गए की किलिंग हुई है और ARY खबर रसा इदारे के मुताबिक इस खबर की थोड़ी देर पहले तस्दीक भी हुई है कि मौलाना तारिकुल्लाह रहीम को नजदीक से गोली मार दी गई है कराची के अंदर, जब वो एक मजहबी तकरीब के अंदर जा रहे थे। और माना जा रहा है कि मौलाना रहीमुल्लाह तारिक जो है वो जैश के इंतहाई मतलूब कमांडर मौलाना मसूद अजहर के काफी दस्तराज रहे हैं और लश्कर के बानी अरकान में से भी इनका नाम सामने आ रहा है। तो इस तरीके से एक और किलिंग कराची के अंदर हुई है। रात देर गए ये खबर सामने आई और आज सुबह पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग ARY ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो साल 2023 में इस साल अब तक 10 महीनों के दौरान लश्कर का चौथा और मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता जो लीडरान या उनके सरबराहान या फिर कमांडर्स, ये 7वीं ऐसी किलिंग है। 3 दिन पहले भी एक किलिंग हुई, तो टारगेट किलिंग्स में 7 अलग अलग तंजीमों के अलग अलग जगहों पर काम करने वाले लोग मारे गए, जिनमें कराची के अंदर मुफ्ती कासिम की हलाकत आपको याद होगी। इसी तरीके से एक और लश्कर कमांडर जिसके पिछले दिनों कहा गया कि सरहद के उस पार और इस पार दोनों तरफ उसके राब्ते थे और उसकी भी लाश जो है, बल्कि सर उसका कलम किया हुआ, वो LOC के करीब मिला। और 3 दिन पहले इसी तरीके से आपको याद होगा कि गाजी नाम से जो मशहूर थे, अकरम गाजी या अकरम खान भी उनको कहा जाता था, उनका कत्ल भी इसी तरीके से किया गया। तो इस साल के दौरान 7वीं इस तरह की किलिंग है जो सरहद पार हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की हो रही है। अब जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की भी जरा बात करते हैं। पिछले दिनों आपके सामने हमने मुकम्मल तफसीलात रखी थी। सरकार ने, आपको याद होगा कि तमाम महकमों के मुलाजमीन से बजरिया जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे उनके जरिए सबसे पहले आपको याद होगा कि ये सरकारी सतह पर जो ऑर्डर्स निकले थे और कहा गया था कि तमाम सरकारी मुलाजमीन अपने जो इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं वो जमा कराएं, वो बताएं कि कहां पर एग्जैक्टली उनकी सबसे पहले तकर्री हुई थी, सबसे पहले किस डिपार्टमेंट के अंदर कहां। और पिछले दिनों एक फहरिस्त सामने आई जिसने काफी ज्यादा एक तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर भूचाल लाया। 990 सरकारी मुलाजमीन जिनके मुतालिक पता चला और ऑर्डर आया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर ये लोग काम करते हैं, लेकिन आज पता चला कि इन मुलाजमीन के जो सर्विस रिकॉर्ड है, जिस पर इंतजामिया काफी सख्त नजर आ रही है, 990 से ज्यादा एहलकारों का सर्विस रिकॉर्ड ही कहीं नहीं है, गायब है। एक बात। दूसरा, अब इंतजामिया ने एक और डेडलाइन फिक्स कर दी है जिसमें सिर्फ कल और परसों का दिन है या कुछ घंटे आप मुलाजमीन के लिए कह सकते हैं। तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनसे इंतजामिया ने उनको हिदायत दी है कि 15 नवंबर से पहले ये रिकॉर्ड जमा कराएं। 990 मुलाजमीन में एक एक करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जो पिछले दिनों आपके सामने यही मुकम्मल तफसीलात रखी भी थी कि 541 ऐसे मुलाजमीन हैं जो मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है, महकमा सेहत और तिब्बी तालीम जिसको आप कहते हैं। इसी तरीके से 128 लोग इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल के हैं। 83 अफराद हैं या 83 मुलाजमीन आप कह सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। बाकी डिपार्टमेंट जिनमें इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है, महकमा दाखिला है, जल शक्ति या जिसको PHE डिपार्टमेंट आप कहते रहे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरीके से महकमा खजाना है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या GAD, इसके अलावा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ये तमाम 500 प्लस 541 सिर्फ इनमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के हैं। 990 मुलाजमीन है। लेकिन नई डेडलाइन जो फिक्स की गई है उससे आपको याद होगा कि जब पहला ऑर्डर आया था तो क्लियर कर दिया गया था कि इनकी पिछले महीने की या जो सैलरीज इनको दी जा रही हैं वो रोकी जाए। तो उसके बाद से ये 15 नवंबर की नई डेडलाइन फिक्स की गई। लेकिन खबर ये भी है कि इन मुलाजमीन के अलावा भी सरकार ने एक और लिस्ट तैयार कर रखी है। बहुत जल्द इशफाक वो भी मंजर आम पर लाई जाएगी और उस लिस्ट के बाद भी कई और मुलाजमीन पर शिकंजा जो है वो काफी टाइट किया जा सकता है इंतजामिया की जानिब से। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि तकरीबन 990 के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके इब्तिदाई ऑर्डर्स यानी फर्स्ट इनिशियल ऑर्डर मिल नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है, हाई पावर कमेटी ने अब 15 नवंबर की डेडलाइन दे दी है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से दरख्वास्त की है कि अगर उनके पास इन महकमों और इन अफराद के बारे में कोई भी इल्म है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट को सामने रखा जाए। याद रखिएगा
अक्टूबर सन 2022 में JKHRMS पोर्टल का कयाम अमल में लाया गया, जिसमें तमाम मुलाजमीन को अपने पहले ऑर्डर और सर्विस रिकॉर्ड्स का पहला पेज और साथ साथ दीगर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की बात कही गई थी, ताकि फिजिकल वेरिफिकेशन और बाज़ाब्ता तौर पर निज़ाम को शफाफ बनाया जाए। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, जिस तरीके से आसिफ ने आपको डिटेल्स बताई, तकरीबन 990 मुलाजमीन, जिनमें जुडिशरी के आला अफसरान भी शामिल हैं और दीगर इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरान भी शामिल हैं, उनका कहीं पर भी सर्विस रिकॉर्ड खंगाल कर नहीं मिल रहा है। जिसके बाद अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के पास सिर्फ 15 नवंबर तक की तारीख है, क्योंकि हाई पावर कमेटी ने यह साफ कर दिया है कि आपने ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो देने होंगे, चाहे आपकी सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से हुई हो, पब्लिक सर्विस कमीशन से हुई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है, एडहॉक डिलीवरी से आप परमानेंट हुए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको आगे देना होगा, तभी जाकर आप मुस्तकिल हो सकते हैं, तभी जाकर आपकी नौकरियों के हवाले से कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल 15 नवंबर तक सबको इंतजार रहेगा कि इन 990 मुलाजमीन का मुस्तकिल हल क्या होगा और मुस्तकबिल में इनका क्या कुछ हो सकता है। एक तरफ से ये खबर आ रही है, जैसे आसिफ ने इशारों में आपको बताया, ये तो वो अफसरान है, ये वो मुलाजमीन है जिनके सर्विस रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, पहला ऑर्डर या कंफर्मेशन का ऑर्डर नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी मुलाजमीन हैं जो डेलीवेजर से परमानेंट हो गए हैं, लेकिन उन पर भी शुबा है कि फर्जी ऑर्डर से वो कहीं ना कहीं अपने आप को उन लिस्टों में शामिल करवाने में कामयाब हुए हैं जहां पर वो नहीं आ सकते। और यही वजह है कि जो झैली कमेटी तश्कील दे दी गई है, वो झैली कमेटी भी लगातार उन तमाम डेलीवेजर जो परमानेंट किए गए हैं उनके सर्विस रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है, और बहुत जल्द उस हवाले से भी एक और बड़ी खबर सामने आ सकती है। तो ये तो थी बात जनाब मुलाजमीन के हवाले से, जहां पर इंतजार 15 नवंबर का है, क्योंकि 16 नवंबर की सुबह जब आएंगे तो आपको अपडेट करेंगे कि इन 990 मुलाजमीन का मुस्तकबिल अब क्या कुछ होगा, क्या कोई सर्विस रिकॉर्ड मिला है, नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो सरकार अब नेक्स्ट कदम क्या करेगी। लेकिन फिलहाल सरकार ने यह साफ कर दिया था कि तनख्वाहें तब तक बंद रहेंगी जब तक पूरा हतमी फैसला इस मामले में नहीं होगा। चलिए, इसके साथ साथ जब सरकार की बात हो रही है तो एक और मामला है जिस पर कल से हम नजर बनाए हुए हैं, और इन मुलाजमीन के मुतालिक जैसे जैसे फरिश्ते आएंगे आपके सामने रखेंगे। लेकिन साथ साथ बात जरा आप करते हैं आज, कल और परसों के दिन की, यानी ये 3-4 दिन जो बड़े इंपॉर्टेंट है, और दिवाली पूरे मुल्क के अंदर मनाई जा रही है। मुल्क के बाहर भी मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जिस तरह की तस्वीरें आई हैं उस ताल्लुक से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन दिवाली के मौके पर ख़ास बात यह है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर भी प्रोग्राम मुनक़िद हुए, और मजहबी भाईचारा या फिर हम आहंगी की एक जिंदा मिसाल भी देखने को मिली। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन दिवाली के मौके पर जहां पर फौज, सिविल इंतजामिया अपनी जगह पर तैयारियां कर रही थी, वहीं पर मनादिर के अंदर और घरों में भी दिए रोशन किए गए। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा या बड़ी आप तकरीबात कह सकते हैं वो 2 बड़े शहरों के अंदर, श्रीनगर और जम्मू के अंदर हुए, जहां पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ नजर आए और प्रोग्राम में, रैलियों में शिरकत की। और रात भर चूंकि खुसूसी पूजा पाठ का सिलसिला भी चला है, शहर श्रीनगर के अंदर भी, जम्मू में भी दिवाली पर चरागाह किए गए, और मजहबी हम आहंगी की मिसालें जो है दोनों शहरों से नजर आई। कुछ ऐसी तस्वीरें और भी आई, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वज़ीर आज़म कल, चूंकि इसी प्रोग्राम के जरिए हमने आपको बताया था, मुमकिन है कि वो जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर नहीं गए, लेकिन फौजी जवानों के साथ ही उन्होंने जो है वो कल का दिन गुजारा है। और कल वो हिमाचल में पहुंचे थे, जहां पर फौजी जवानों के साथ उन्होंने न सिर्फ कल दिन गुजारा, दिवाली मनाई, बल्कि साथ साथ खिताब भी किया और जवानों की हौसला अफजाई भी की। इसके अलावा इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी 15वीं कोर के जो कमांडर हैं उनकी तरफ से भी लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहर के अंदरूनी हिस्सों तक जहां जहां आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहां उन्होंने ये दिन बनाया और ख़ास पैगाम इस दिन पर दिए गए। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर न सिर्फ आप जम्मू कश्मीर से ऐसी तस्वीरें देखेंगे, लद्दाख से भी तस्वीरें आई इसी तरीके से, पीर पंचाल, चिनाब वैली, कश्मीर के नॉर्थ और साउथ से दोनों जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां पर आतिशबाजी हुई। खूबसूरत तस्वीरें जहां पर बाहर से आए हुए लोग अगर कहीं पर, जिनमें टूरिस्ट भी इन्वॉल्व थे, जो गुलमर्ग और पहलगाम के अंदर दिए रोशन करते हुए नजर आए, उनके साथ मकामी मुसलमान आबादी भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। एक खास और वाज़ेह पैगाम कल दिवाली के मौके पर दिया गया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रात भर, हालांकि कुछ एक हिस्सों में
आतिशबाजी से आलूदगी का भी काफ़ी ज़्यादा ग्राफ जो है वो बढ़ा है। जैसे दिल्ली के अंदर जो सूरत हाल आज सुबह सुबह काफ़ी ख़राब देखी गई है, लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़तरनाक सूरत हाल ये बन सकती थी जिन एरियाज़ के अंदर ऑलरेडी जहाँ पर इंतज़ामिया ने बैन किया हुआ था वहाँ पर भी कोई ज़्यादा पाबंदी का असर नहीं देखा जा सका। बहरहाल ये दिन और रात की तस्वीरें एक साथ अलग अलग जगहों से आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे और ख़बर बताएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल से, जहाँ पर इशफाक आज़ादी के बाद पहली मर्तबा कोशिशें जो एक साथ लोगों ने मिलकर की लाइन ऑफ कंट्रोल के उस हिस्से में जहां पर शायद किसी ने सोचा नहीं था, 75 सालों के बाद पूजा भी हुई और हिंदू मुसलमान सिख एक साथ भी नजर आए, उस हिस्से में जो भारत और पाकिस्तान की सरहद पर है या जीरो लाइन कहलाती है। बिल्कुल, जब हम आज से बात लाइन ऑफ कंट्रोल की करते हैं तो सबकी नजरें कर शारदा टेम्पल पर भी थी, शारदा मंदिर पर थी, जिसे गुज़श्ता दिनों ही बल्कि गुज़श्ता महीनों ही इनॉग्रेट किया गया था और शारदा मूवमेंट के जो सरबराहान है वो वहां पर मौजूद रहे। और कल जहां पर हिंदू फिरके से वाबस्ता, मजहब से वाबस्ता लोगों की एक कसीर तादाद वहां पर मौजूद रही, वहीं पर मकामी आबादी जो मुसलमानों की है, सिखों की है, वो भी वहां पर रही, इंडियन एयरफोर्स के जवान वहां पर रहे। और इस बीच 75 साल की तवील इंतजार के बाद शारदा मंदिर के अंदर कल बाज़ाब्ता तौर पर दिवाली की तकरीब का एहतमाम किया गया। 75 साल की तवील इंतजार के बाद कल पहली बार दिवाली की तकरीब शारदा मंदिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास टीटवाल कश्मीर के अंदर बनाया गया है वहां पर तकरीब का एहतमाम किया गया था। और इस मौके पर शारदा मंदिर के जो मुंतज़मीन थे और दीगर लोग थे वो लगातार वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने वहां पर जहां मकामी आबादी का शुक्रिया अदा किया, उसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी शुक्रिया अदा किया कि जिस तरीके से वहां पर आम लोगों ने आकर इस तकरीब को और ज्यादा खूबसूरत बनाया है। क्या कुछ वहां कर जिम्मेदारों की तरफ से कहा गया, जरा फटाफट से पहले उस पर भी एक नजर डालते हैं। बहुत बहुत मुबारक की बात है। आप देखिए, आप 75 साल बाद उसी जगह पे आज दिवाली चिरांगा वही शम्मा फिर रोशन हुए जो 1947 में कभी हुआ करते थे। जो 1947 में हमारा यहाँ पे मंदिर और गुरुद्वारा था, दोबारा तामीर नौ होने के बाद आपको पता है 22 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ था, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। तो उसके बाद ये पहली दीपावली आई है। तो आज यहाँ पे मकामी लोग सब समुदाय से, सिख मुस्लिम हिंदू सब इकट्ठा होके यहाँ पे जो है दिवाली मना रहे हैं। और ये दिवाली विशेष तौर पे इस तरह से महत्वपूर्ण है कि दूर इतने LOC दूर उफ्तादा इलाके में जहाँ बॉर्डर जो है ये हमारा जो LOC है महज 500 मीटर पे भी जो है कम दूरी पे है और यहाँ पे एक हिंदू भी नहीं है, एक सिख भी नहीं है और फिर भी इतनी भव्य दिवाली मनाई जा रही है। ये सब हमको फख्र है उस शारदा पीठ, उस शारदा देवी का जो गॉडेस ऑफ विजडम एंड नॉलेज जिसको कहते हैं हम, ये शारदा देवी की सब यहाँ देखिए क्या कृपा है। उस तहजीब की बात करें, शारदा सिविलाइजेशन की बात करें और शारदा सिविलाइजेशन के साथ साथ शारदा लिपि की भी बात करें जो लिखने का हमारा फॉन्ट था और उस संगम की बात करें, पवित्र संगम की, मधुमती किशन गंगा और सरस्वती संगम का जो हम सब हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और यहाँ पे मकामी लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इस दीपावली में हिस्सा लिया, जिस तरह से उन्होंने पहले से ही पिछले 2 साल से यहाँ पे हमारे साथ कोऑपरेशन। चलिए, शारदा मंदिर के मुंतजमीन बता रहे थे कि 22 मार्च को मंदिर का तो इफ्तिताह वज़ीर दाखिला साहब ने किया, लेकिन पहली बार इस दूर दराज और बॉर्डर बेल्ट इलाके के अंदर दीपावली मनाई गई सन 1947 के बाद। और यहाँ की मकामी आबादी के साथ साथ फौज और दीगर जिम्मेदारों ने जिस तरीके से वालिहाना इस्तकबाल किया है, उन्हें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी तकरीबात का एहतमाम यहाँ पर होता रहेगा। फिलहाल जहाँ एक तरफ से सरहद पर दीपावली मनाई गई, वहीं पर भारत और पाकिस्तान के अफवाज के बीच सूरत हाल क्या कुछ रही है। दीपावली के मुकद्दस त्यौहार पर क्या भारत और पाकिस्तान की अफवाज के बीच भी खैर सगाली जज्बे के तहत मिठाइयां बांटी गई है या नहीं, तो सूरत हाल कुछ अलग अलग से दिख रही है। कहीं पर नाराजगी साफ दिखी और कहीं पर रिवायती भाईचारे को बरकरार भी रखा गया है। और तस्वीर जो आपके सामने है वो भारत और पाकिस्तान के अफवाज के बीच की है, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ के मकाम पर भारत
और पाकिस्तान की अफवाज ने चकंदाबाग क्रॉसिंग पर मिठाइयाँ तकसीम की है, एक दूसरे को यहाँ मुबारकबाद दी है। वहीं पर तत्तापानी क्रॉसिंग बलोनी सेक्टर पुंछ के अंदर भी इसी तरीके की तकरीर देखने को मिली, जहां पर मिठाई जो है वो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को दी गई। इस बीच इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा पर इस तरीके की कोई भी तकरीब नहीं देखने को मिली। अब यहां पर तकरीब क्यों नहीं देखने को मिली? आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों यानी दिवाली से चंद दिन पहले लगातार सीज फायर वायलेशन अरनिया सेक्टर और दीगर मकामात पर हुई है, जिसके नतीजे में बीएसएफ के जवान भी मारे गए हैं। उसके साथ साथ मकामी आबादी को भी नुकसान वहां पर पहुंचा। उसके पेश नजर जो हाई सिक्योरिटी जोन्स है और जहां पर हाई टेंशन बना हुआ है, वहां पर इस तरीके की तकरीब देखने को नहीं मिली। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जरूर मिठाइयां बटी, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पुरतनाव रहा, वहां पर इस तरीके की कोई भी खबर सामने नहीं आई। और इस तरीके से दिवाली की तकरीब पर कहीं पर मिठाइयां बटी और कहीं पर गुस्सा और आक्रोश साफ नजर आया। अब बढ़ते हैं आगे, जरा दिवाली के बाद बात करते हैं शहर श्रीनगर की। और शहर श्रीनगर का मारूफ तरीन बाजार गोनी खान मार्केट, जिसको लेकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तरतीब दे दिया गया है। और अब गोनी खान मार्केट आना और भी आसान होगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गोनी खान मार्केट को मजीद जाज़बे नजर बनाने के साथ साथ राहदारी को मुमकिन बनाने के हवाले से एक और कदम उठाया जा रहा है। गोनी खान मार्केट के लिए इंतजामिया का नया प्लान सामने आया है। मार्केट को फुट ब्रिज के जरिए से अलहदा ज्वाइन किया जाएगा, यानी एक और फुट ब्रिज बनाया जाएगा जो सिर्फ गोनी खान के लिए होगा। और उस फुट ब्रिज के लेफ्ट राइट पर जहां पर रेडी फरोशों को बैठने की बाज़ाब्ता तौर पर अलॉटेड जगहें होंगी, वहीं पर गोनी खान मार्केट को जाज़बे नज़र खूबसूरत पुरकशिश बनाने के लिए मजीद प्रोग्राम हाथ में लिए गए हैं। और सीईओ स्मार्ट सिटी ने बाज़ाब्ता तौर पर यह साफ किया है कि एक अलहदा फुट ब्रिज इस मार्केट की ओर बनाया जाएगा, ताकि जो मेन ब्रिज है उससे ज्यादा रश ना हो और उस पर सिर्फ गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जा सके। न सिर्फ इतना, बल्कि शहर श्रीनगर के मजीद इस तरीके के मार्केट्स को जहां पर सबसे ज्यादा रश रहता है या जो पुराने मार्केट्स हैं, उन्हें किस तरीके से फेस लिफ्ट किया जाए, वहां पर मजीद किस तरीके से प्रोग्रामिंग को एनफोर्स किया जाए, उस हवाले से भी तरतीब एक बड़ा प्रोग्राम दे दिया गया। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। गोनी खान मार्केट श्रीनगर शहर का सबसे ज्यादा बिजी मार्केट रहता है, क्योंकि एक छोटी सी जगह है, लेकिन हर दिन हजारों की तादाद में लोग वहां पर जाते हैं, खरीदारी भी करते हैं। और यही वजह है कि वहां पर जिस तरीके का रश रहता है, जिस तरीके की धक्कम धक्का रहती है चौक के अंदर, चाहे वो लाल चौक वाले एरिया से आप मीरा कदल ब्रिज से अंदर आए या फिर एलडी अस्पताल से अंदर जाए, तो सूरत हाल कुछ अलग दिखती है। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि इस मार्केट की ज़ेबो ज़ीनत को और बढ़ाया जाएगा, पोलोवी मार्केट की तर्ज पर वहां पर काम किया जाएगा और अलहदा फुट ब्रिज बनाया जाएगा। क्या कुछ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट गोनी खान के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब और आसिफ रशीद साहब। जहां तक गनी खान मार्केट का ताल्लुक है, एक सिटी सेंटर मार्केट है और एक ऐसा एक्सेसिबल मार्केट है शहर श्रीनगर का, एक तारीखी मार्केट। अब तारीखी मार्केट की बात करेंगे तो कई सारी चीजें वहां पर दस्तयाब है और लोगों का काफी रश भी रहता है। अब अगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मैं बात करूंगा, एक कनेक्टेड फेमस मार्केट को अब फुट ब्रिज में कन्वर्ट किया जा रहा है और वर्क जो है तकरीबन मैं कहूंगा कि एक शॉपर फ्रेंडली जो है ब्यूटी मार्केट्स को लेकर जिस तरीके से प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई है, शॉपर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। क्योंकि फुट ब्रिज के हवाले से बात करेंगे, लाल चौक का जो रिवर फ्रंट एरिया है, ये ऑपोजिट साइड में गनी खान मार्केट को कनेक्ट करेगा। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे फुट ब्रिज जितने भी, चाहे वो जीरो ब्रिज अक्रॉस की मैं बात करूंगा या कई सारे हैं, ये सिटी सेंटर की एक बड़ी पहचान रहती है। आपने जीरो ब्रिज के बारे में भी देखा होगा कि उसको एक हिस्टोरिकली एस्थेटिकली जो है बड़ा खूबसूरत बनाया। तो कई ऐसे मेनी फुट ब्रिजेस हैं जो रैशनलाइज है और खासतौर पर अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट के साथ साथ सयाहत को भी। यानी इन चीजों को लेकर अगर हम देखेंगे, शहर श्रीनगर की बात करेंगे, तारीखी कई सारे ऐसे पुल है जिसमें ज़ैना कदल है, जिसमें हबा कदल है, अमीरा कदल है, कई सारे ऐसे ब्रिज है, बड़शाह ब्रिज है जो काफी कनेक्ट है। तो एम क्या है? एक सेपरेट एम है कनेक्टिविटी को लेकर, क्योंकि
बिजी मार्केट के साथ साथ जो एडजेसेंट एरियाज है उसमें काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। और ऑफिशियल्स का यह मानना है कि शॉपर्स के मामलात को लेकर जब हम अमीरा कदल की बात करते हैं, ओवर क्राउडेड जंक्शन है और उस ओवर क्राउडेड जंक्शन के साथ साथ जो सेपरेट कनेक्टिविटी मार्केट की है उन पेडेस्ट्रियंस को लेकर, जो कि खास तौर पर दाएं बाएं आपने देखा होगा जिन्होंने वहां स्टॉल्स लगाए हैं, वेंडर्स लगाए हैं, उसको सेपरेट करना है और ओल्ड मार्केट के साथ साथ उसको चेंज करना है। अब साथ ही साथ अगर बात करेंगे जिस तरीके सीईओ जो है स्मार्ट सिटी श्रीनगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अतर आमिर खान साहब, उनका यह भी मानना है कि ब्रिज को लेकर बात करेंगे, कंप्लीट किया जाएगा एक टाइम फ्रेम में, यानी जितना भी वक्त उसके लिए मुकर्रर कर दिया गया है उसी टाइम फ्रेम में उसको कंप्लीट किया जाएगा। और ब्रिज के साथ साथ मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक एनहांस करेगा एस्थेटिक एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ मार्केट। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप ये सारी चीजें दिखाई देते हैं तो कहते हैं ना कि इसमें पुरानी चीजें भी रिवाइव होती है, कश्मीर की तवारीख रिवाइव होती है, और आप जब इन सारी चीजों को जोड़ते हैं तो दोबारा से वो शहर खास की आमद रहती है। तो अच्छा, अच्छी बात है। जब स्मार्ट सिटी का मंसूबा भी जिस पर हमने देखा था कि अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा था शहर के अंदर, तो कई मरतबा मिसकम्युनिकेशन हुआ और दुकानदारों की तरफ से या कारोबारियों की तरफ से या मकामी शहरियों ने कई बार कुछ चीज़ों को लेकर सवाल उठाए थे। इस बार वैसी सूरत हाल ना बने, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान तो है वो लगभग तैयार है, तो क्या स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में लिया जाएगा या लिया जा रहा है, उनसे भी कोई गुफ्तगू हुई है इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। क्योंकि अगर देखा जाए एक मिसकम्युनिकेशन और मिसलैप्सिंग गैप्स होता था, जिन्हें हमने देखा कि जब कोई काम शुरू करना होता था सड़कों के हवाले से, यूडी से बात नहीं होती थी, म्युनिसिपैलिटी दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं करता था, आरएनबी डिपार्टमेंट से बात नहीं करता था, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन मिसएक्शन हो जाता था। मगर आज जिस तरीके से ट्रेडर्स को लेकर बात करेंगे, जो भी ताजीर वहां पर है या जो भी एसोसिएशन के लोग हैं वो भी काफी खुश है। उनका मानना है कि अगर इस तरीके की चीजों को जोड़ा जाएगा तो एक फ्लो जो है डाइवर्जन पे आएगा और मार्केट को सेपरेट करने के साथ साथ लोगों के कारोबार में भी वहां ट्रैफिक का एक्सट्रीम फ्लो देखते हैं तो कहां का काम, क्योंकि वहां काफी ज्यादा शोर और रश रहता है। जब इसको सेपरेट दो डिविजन्स में किया जाएगा शॉपर्स के साथ साथ, जी हां, ट्रांसपोर्टेशन की भी मामला ठीक दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात। अच्छा इरफान, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों जब इन फुट ब्रिज की हम बात करें, जैसे आपने कहा कि जीरो ब्रिज के पास भी एक फुट ब्रिज बनाया गया है, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, और जिस तरीके से फिर उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेजेंट करवाने की कोशिश की, हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हलचल उन नए स्पॉट्स पर रही है, मकामी लोग भी चले गए, टूरिस्ट भी चले गए। तो क्या हम ये माने कि लाल चौक के अंदर अगर ये फुट ब्रिज बन जाता है और इसकी ज़ेब ज़ीनत भी उसी तरीके से होती है जिस तरीके का बताया जा रहा है कि रिवायती कल्चरल हेरिटेज को बरकरार रखा जाएगा, तो इससे एक नया वाइब्रेशन इस पूरे इलाके के अंदर मिलेगी। न सिर्फ गोनीखन मार्केट को फायदा होगा बल्कि हरी सिंह हाई स्ट्रीट, बल्कि आगे आप चलेंगे तो जहांगीर चौक तक इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी ये चौक जो है काफी छोटा चौक है लेकिन काफी ज्यादा बिजी रहता है। बिल्कुल, अगर देखिए महाराजा हरि सिंह की मैं बात करूंगा, सबसे पहले तो नाम जुड़ा है। अब हरि सिंह हाई स्ट्रीट के साथ देखिए तो कितनी पुरानी तवारीख है। अब महाराजी बाजार है, महाराजी बाजार के साथ साथ आप देखिए कितने, मैंने सुना है कि अपने बचपन में मैंने सुना है कि वहां पर कई सारे ऐसे अदीब, शोहरा या कई सारे ऐसे लोग या फेमस पर्सनैलिटीज भी इस इलाके में रहती थी। अब अगर आप इन सारी चीजों को कारोबार के एतबार से या हिस्टोरिकल एस्थेटिक्स के एतबार से, हेरिटेज के एतबार से जोड़ेंगे तो डेफिनेटली एनहांसमेंट तो होगी। दूसरी बात यह है कि रिवीजन होगा। गौर साहब, बहुत सारी चीजें कश्मीर में है तवारीख के हवाले से, अगर हम देखेंगे जिसे हम बुला चुके हैं, जो यंगस्टर्स के मामला को लेकर आज की यंग जनरेशन जिसे याद ही नहीं रखती और उन्हें दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत, उनको भी पता चलता कि एक हिस्टोरिकल और एस्थेटिकल बैकग्राउंड क्या था कश्मीर का, हेरिटेज पार्ट को लेकर, कल्चर को लेकर, बाकी सारी मामलात को लेकर अब शहर खास में एक्टिविटीज हो रही है। मगर मुझे लगता है कि दिस इज द मेन सेंट्रल हब। अगर यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी, दिस विल अट्रैक्ट द टूरिस्ट एज वेल एज लोकल्स और रिवीजन दिखाई। इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए, एक और फुट ब्रिज बनने जा रहा है अमीरा कदल के आसपास, ये फुट ब्रिज बनेगा। बेसिक मकसद ये है कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जो राहगीर है, जो गाड़ियों से सफर नहीं करते और गोनीखन मार्केट के अंदर खरीद फरोख्त के लिए जाते हैं या कहीं ना कहीं महाराजी बाजार की ओर खरीद फरोख्त के लिए जाते हैं, उनके लिए एक आसानी हो, लाल चौक से सीधे वो चले और बिना किसी रुकावट के वो चले, और ट्रैफिक जो वो दूसरे पुल जो अमीरा कदल का ब्रिज है वहां से चलता रहे। और ये कहा गया कि ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है जिसको पाए तकमील तक बहुत जल्द पहुंचाया जाएगा। यहां पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि सबसे बड़े अस्पताल शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का पोस्टमार्टम हुआ है। क्या कुछ खबर सामने आई है, किस तरीके से अस्पताल की पोजीशन इस वक्त है,
है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो सेहत के शोबे से मजीद कुछ बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि महकमा सेहत के डायरेक्टर का एक बड़ा बयान आया है। यह बयान कितना काबिल आमद रफ्त होगा और कितना काबिल कबूल होगा, यह आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन आज वक्त छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद सेहत का पोस्टमार्टम करके आपको बताएंगे महकमा सेहत की कारकर्दगी किस तरीके से है। छोटे से ब्रेक के बाद